नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो शायद हम सबके स्कूल की दीवारों पर टंगी थी। आवर्त सारणी। द पीरियोडिक टेबल। हाँ, ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों का एक रंगीन चार्ट नहीं है। असल में ये एक जासूसी नक्शा है जिसमें कुछ बहुत ही अजीब और दिलचस्प पैटर्न छिपे हैं। और आज हमारा मिशन एक जासूस की तरह इन पैटर्न्स के पीछे के असली कारण को ढूंढना है। बिल्कुल, जैसे क्यों एक ही कॉलम के तत्व एक जैसे बर्ताव करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता था, जब हम एक लाइन में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु भारी होने के बावजूद सिकुड़ते क्यों जाते हैं, छोटे क्यों हो जाते हैं। और इस पूरी कहानी का राज, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, सिर्फ दो ताकतों की खींचतान में छिपा है। अच्छा। हाँ, एक तरफ है परमाणु का दिल यानी नाभिक, जो एक शक्तिशाली चुंबक की तरह सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है, और दूसरी तरफ है उसके चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन जो उस खिंचाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह की जंग चल रही है। बिल्कुल। अगर हम इस खींचतान को समझ गए तो समझिए पूरी आवर्त सारणी का रहस्य खुल जाएगा। ठीक है, तो इस जासूसी की शुरुआत करते हैं इतिहास के पहले सुराग से। 1869 में एक रूसी केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव ने पहली बार इन तत्वों को एक तरतीब में लगाया। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट के हिसाब से जमाया था। और कमाल की बात ये थी कि उनका सिस्टम इतना अच्छा था कि उन्होंने टेबल में कुछ खाली जगहें छोड़ दी। हाँ, और भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व खोजे जाएंगे जिनके गुण ऐसे ऐसे होंगे, और बाद में जब गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व मिले तो उनके गुण ठीक वैसे ही निकले जैसा मेंडेलीव ने सालों पहले बताया था। ठीक वैसे ही। मतलब उन्होंने पैटर्न तो पकड़ लिया था, लेकिन उस पैटर्न के पीछे की असली वजह क्या थी, ये अभी भी एक राज था। हाँ, असली खुलासा तो कई साल बाद हुआ। 1913 में हेनरी मॉसले उन्होंने खोजा कि किसी तत्व की असली पहचान उसका वजन नहीं, बल्कि उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है, जिसे हम परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा। इससे पता चला कि हर तत्व का अपना एक यूनिक पहचान पत्र है, और वो है उसके प्रोटॉन की संख्या। यानी पहचान वजन से नहीं, पहचान पत्र से होती है। और इसी पहचान पत्र के आधार पर आज का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए इस बिल्डिंग के नक्शे को थोड़ा समझते हैं। इसमें 7 लेटी हुई लाइनें हैं, पीरियड्स, और 18 खड़ी लाइनें हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ये पीरियड्स और ग्रुप्स क्या बताते हैं? देखिए, हर नई लेटी हुई लाइन यानी पीरियड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए एक नई मंजिल या ऊर्जा शेल शुरू हो रहा है। अच्छा। और जो खड़ी लाइनें हैं यानी ग्रुप्स, उनकी खासियत ये है कि एक ग्रुप के सभी तत्वों के सबसे बाहरी शेल में, मतलब उनकी आउटर पर्सनैलिटी में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसी होती है। इसीलिए उनके गुण भी एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ग्रुप 18 की नोबल गैसें किसी से बात नहीं करती, और ग्रुप 17 के हैलोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं। और एक और वर्गीकरण है ब्लॉक्स का, S, P, D और F। ये क्या चीज है? इससे आप टेबल के अंदर के मोहल्ले या विंग समझ सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि तत्व का सबसे आखिरी, सबसे नया इलेक्ट्रॉन किस तरह के ऑर्बिटल या कमरी में जा रहा है। ठीक है, तो नक्शा समझ आ गया। अब आते हैं उस असली जंग पर जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। नाभिक का खिंचाव और इलेक्ट्रॉनों का बचाव। हाँ, हमारे स्रोत 2 बहुत जरूरी आइडियाज के बारे में बताते हैं, शील्डिंग और प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, नाभिक एक बहुत शक्तिशाली चुंबक है, और सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा। अब अगर उस चुंबक और लोहे के टुकड़े के बीच में हम लोहे के कुछ और टुकड़े, मतलब अंदरूनी इलेक्ट्रॉन रख दें, तो बाहरी टुकड़े पर चुंबक का असर कम हो जाएगा। हाँ, बीच वाले टुकड़े उसे शील्ड कर रहे हैं या बचा रहे हैं। तो मतलब नाभिक का पूरा पावर बाहर तक पहुंच ही नहीं पाता। अंदर के कोर इलेक्ट्रॉन्स एक ढाल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और नाभिक का वो बचा खुचा पावर जो बाहरी इलेक्ट्रॉन असल में महसूस करता है, उसे ही हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव। इसका एक सीधा सा हिसाब है। Zef बराबर है कुल प्रोटॉन की संख्या Z माइनस शील्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या S। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक में एक एक करके प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। मतलब Z बढ़ रहा है,
चुंबक और शक्तिशाली हो रहा है। लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उसी पुरानी मंजिल या शेल में जुड़ रहे हैं। सही पकड़ा, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन उसी लेवल पर है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते। अच्छा। नतीजा, शील्डिंग ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन प्रोटॉन Z लगातार बढ़ते जाते हैं। इसका असर ये होता है कि ज़ेफ यानी नाभिक का असली खिंचाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और यहीं से सारे पैटर्न निकल कर आते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब इन पैटर्न्स को एक एक करके खोलते हैं। पहला और सबसे हैरान करने वाला ट्रेंड, परमाणु का आकार या एटॉमिक रेडियस। मैं फिर से वही सवाल पूछता हूँ, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भारी होने के बावजूद सिकुड़ते क्यों हैं? इसका जवाब उसी जंग में छिपा है। बाएं से दाएं जाते हुए नाभिक हर कदम पर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। प्रोटॉन जोड़कर? हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो उसी पुराने शेल में उसी लेवल पर फंसे रह जाते हैं। नतीजा, नाभिक ये जंग जीत जाता है और बाहरी इलेक्ट्रॉनों को इतनी कसकर अपनी ओर खींचता है कि पूरा परमाणु ही सिकुड़ जाता है। एक मिनट, लेकिन जब हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तब तो नाभिक में प्रोटॉन और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसे तो और कसकर खींचना चाहिए। फिर परमाणु बड़ा क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ तो आपका ज़ेफ वाला तर्क उल्टा पड़ता दिख रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर खेल में आ जाता है। जब आप ग्रुप में एक कदम नीचे उतरते हैं तो आप एक पूरी की पूरी नई मंजिल, एक नया एनर्जी शेल जोड़ देते हैं। अच्छा। और ये नया शेल नाभिक से बहुत दूर होता है। ये जो दूरी बढ़ जाती है, इसका असर नाभिक की बढ़ी हुई ताकत से कहीं ज्यादा होता है। तो दूरी ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, इसलिए हर नए शेल के साथ परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। समझ गया। तो बाएं से दाएं की लड़ाई में नाभिक जीतता है और ऊपर से नीचे की लड़ाई में नया शेल जीतता है। एक तरह से, हाँ। और आयनों का क्या, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता या पाता है? ये भी इसी तर्क पर आधारित है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन यानी कैटायन बनता है, तो अब उसके पास प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो नाभिक और जोर से खींचेगा? बिल्कुल, वो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और भी जोर से खींचता है। इसलिए धनायन हमेशा अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके ऋणायन एनायन बनता है, तब इसका उल्टा होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की टीम में एक नया खिलाड़ी आ गया है। तो भीड़ बढ़ गई। हाँ, इससे इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी धक्का मुक्की यानी प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। वे एक दूसरे को धकेलकर ज्यादा जगह घेर लेते हैं, जिससे ऋणायन हमेशा अपने मूल परमाणु से बड़ा हो जाता है। तो परमाणु के आकार का राज तो खुल गया, लेकिन इस आकार का और क्या असर पड़ता है? मतलब अगर नाभिक कुछ इलेक्ट्रॉनों को बहुत कसके पकड़ रहा है, तो क्या उनसे वो इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल नहीं होगा? और यहीं से हमारी अगली पहेली सामने आती है, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा। इसे सरल भाषा में कहें तो ये वो ऊर्जा है जो किसी परमाणु से उसका सबसे बाहरी, सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए लगती है। तो इसका मतलब, अगर परमाणु का आकार छोटा है और नाभिक का खिंचाव ज़ेफ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को छीनना बहुत मुश्किल होगा। यानी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। बिल्कुल। इसीलिए जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, ज़ेफ बढ़ता है, आकार घटता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है। आयनन ऊर्जा बढ़ती है। और ग्रुप में नीचे जाने पर? इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, उसे निकालना आसान हो जाता है, आयनन ऊर्जा घटती है। लेकिन हमारे स्रोत कुछ अपवादों की भी बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस। हाँ है। ये तो ट्रेंड के एकदम खिलाफ जा रहा है। जैसे ग्रुप 2 के बेरिलियम से ग्रुप 13 के बोरॉन पर जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ने की बजाय थोड़ी घट जाती है। ऐसा क्यों? हाँ, यहाँ मामला थोड़ा और गहरा है। इसका राज उनके इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में छिपा है। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए, s ऑर्बिटल एक कमरा है जिसमें 2 लोग रह सकते हैं और p ऑर्बिटल एक अपार्टमेंट है जिसमें 3 कमरे हैं। ठीक है। ग्रुप 2 यानी बेरिलियम में s ऑर्बिटल वाला कमरा पूरा भरा हुआ है। ये एक बहुत ही स्थिर, संतुलित व्यवस्था है। तो यहाँ से किसी को निकालना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन ग्रुप 13 बोरॉन में वो भरा हुआ s कमरा तो है ही, साथ में एक नया इलेक्ट्रॉन p अपार्टमेंट के पहले कमरे में अकेला बैठा है। तो वो थोड़ा अस्थिर है। हाँ, वो एक उच्च ऊर्जा वाली थोड़ी अस्थिर स्थिति है। इस अकेले नए मेहमान को निकालना उस भरे हुए कमरे से किसी को निकालने की तुलना में ज्यादा आसान है। वाह, मतलब ऑर्बिटल का स्थायित्व भी एक फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर। ऐसा ही कुछ ग्रुप 15 और 16 के बीच भी होता है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मामले में। एकदम। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में
पी अपार्टमेंट के तीनों कमरों में एक एक मेहमान है। तो ये भी संतुलित है? बहुत संतुलित, आधा भरा हुआ और स्थिर माहौल है। लेकिन ऑक्सीजन ग्रुप 16 में चौथा मेहमान आता है और उसे पहले कमरे में किसी और के साथ रहना पड़ता है। तो वहाँ अनबन होती है। हाँ, अब उस कमरे में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच थोड़ी अनबन है, प्रतिकर्षण है। इस वजह से उस दूसरे मेहमान को निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब हमारे पास दो और मिलते जुलते ट्रेंड्स हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये बताती है कि कोई अकेला परमाणु एक नया इलेक्ट्रॉन पाकर कितना खुश होता है, यानी कितनी ऊर्जा छोड़ता है। अच्छा। जबकि विद्युत ऋणात्मकता तब काम आती है जब दो परमाणु एक रिश्ते में यानी रासायनिक बंधन में होते हैं। ये दिखाता है कि कौन सा परमाणु उस रिश्ते में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींचता है। तो एक है नया इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत और दूसरा है रिश्ते में इलेक्ट्रॉनों पर अपना हक जताने की ताकत। बिल्कुल सही। और इन दोनों का ट्रेंड सीधा है। जो परमाणु छोटे हैं और जिनका नाभिक शक्तिशाली है, वो दोनों ही मामलों में आगे होते हैं। तो ये दोनों गुण टेबल में ऊपर और दाईं ओर बढ़ते हैं। हाँ, और फ्लोरीन सबसे बड़ा दादा है। वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने में सबका उस्ताद है। लेकिन यहाँ भी एक अजीब विसंगति है। स्रोतों के अनुसार फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके ठीक नीचे वाले क्लोरीन से कम होती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये क्लासिक सवाल है। ट्रेंड के हिसाब से तो उसे सबसे आगे होना चाहिए था। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आकार कभी-कभी सबसे जरूरी हो जाता है। फ्लोरीन का परमाणु बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा। हाँ। इसे ऐसे सोचिए कि फ्लोरीन एक बहुत छोटी सी पार्टी है जिसमें पहले से बहुत भीड़ है। जब एक और मेहमान को अंदर बुलाने की कोशिश की जाती है तो सब एक दूसरे से टकराने लगते हैं, बहुत प्रतिकर्षण होता है। जबकि क्लोरीन की पार्टी थोड़ी बड़ी है। बिल्कुल, उसमें नए मेहमान के लिए ज्यादा जगह है। क्लोरीन का परमाणु बड़ा है, इसलिए वो नए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से जगह दे पाता है। इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। कमाल है। तो इन सभी आइडियाज को मिलाकर एक आखिरी गुण सामने आता है, धात्विक गुण, मेटालिक कैरेक्टर। धातु होने का मतलब क्या है? धातु होने का सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति। जो तत्व जितनी आसानी से अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, वो उतना ही अच्छा धातु माना जाता है। तो जिसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी? सही पकड़ा। यानी जो बड़ा हो और जिसके नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल कमजोर हो। ये तो टेबल में नीचे और बाईं तरफ वाले तत्व हुए, फ्रांसियम और सीजियम जैसे। हाँ। और आप बिल्कुल सही हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा धात्विक तत्व टेबल के नीचे बाईं ओर मिलते हैं और सबसे अच्छे अधातु ऊपर दाईं ओर। सब कुछ उसी एक जंग से जुड़ा है। बिल्कुल। ठीक है, अब लगता है कि पहेली सुलझ गई है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, एक हैरान करने वाली घटना, लैंथेनाइट संकुचन, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। हाँ, ये एक ऐसी पहेली है जो कई नियमों को चुनौती देती है। तो पहेली क्या है? सवाल ये है, पीरियड 6 के तत्व जैसे हैफीनियम अपने ठीक ऊपर पीरियड 5 के तत्व जिरकोनियम के बराबर आकार के क्यों हैं? उन्हें तो बड़ा होना चाहिए। उनमें एक पूरी नई मंजिल जो है, बिल्कुल नियम के हिसाब से तो उन्हें बड़ा होना चाहिए। ये तो गड़बड़ है। जरूर कोई नई ताकत काम कर रही है। वो नई ताकत है लैंथेनाइड्स, जो इन दोनों के बीच में आते हैं। लैंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं, बल्कि एक बहुत ही अजीब आकार वाले एफ ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। एफ ऑर्बिटल? और ये 4f इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करने में, यानी नाभिक के चार्ज को रोकने में बहुत ही खराब होते हैं। वे बहुत बुरे बॉडीगार्ड्स हैं। तो इसका मतलब है कि नाभिक का ज्यादातर पावर बाहर तक पहुंच जाता है। हाँ, एफ इलेक्ट्रॉनों की इस खराब शील्डिंग की वजह से ZF उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। नाभिक का खिंचाव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो पूरे परमाणु को सिकोड़ देता है। ये सिकुड़न इतनी ज्यादा होती है कि जो एक नया शेल जुड़ने से आकार बढ़ना चाहिए था, वो लगभग खत्म हो जाता है। वाह, तो ये एफ ऑर्बिटल के खराब बॉडीगार्ड्स का नतीजा है। बिल्कुल। और एक आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज।
Na+, इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अब सवाल ये है कि इनमें से सबसे छोटा कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे, क्योंकि वो उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा ताकत से खींचेगा। तो कौन? तो Na+, जिसके पास 11 प्रोटॉन है, वो सबसे छोटा होगा। बिल्कुल, ये ज़ेफ के सिद्धांत को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो इस पूरी जासूसी का क्या नतीजा निकला? इन सब का क्या मतलब है? आवर्त सारणी सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये उन मूलभूत शक्तियों का एक नक्शा है जो हमारे आसपास की हर चीज को चलाती हैं। ये नाभिक के खिंचाव और इलेक्ट्रॉन की ढाल के बीच की अंतिम लड़ाई की कहानी है। और इसी लड़ाई के नतीजे हमें परमाणु के आकार, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति और दुनिया की हर चीज के बनने के तरीके में दिखाई देते हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। शुक्रिया। स्रोत इन नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, लेकिन ये एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? टेबल के बिल्कुल किनारों पर क्या होता है उन सुपर भारी इंसानों द्वारा बनाए गए तत्वों के साथ जो सिर्फ 1 सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए ही बनते हैं? क्या वहां भी यही नियम लागू होते हैं? शायद नहीं। वहां नाभिक का चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदरूनी इलेक्ट्रॉन लगभग प्रकाश की गति से घूमने लगते हैं। अच्छा। उनकर आइंस्टाइन के आपेक्षिक प्रभाव यानी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हावी होने लगते हैं, जिससे उनका द्रव्यमान और उनका रास्ता बदल जाता है। तो ट्रेंड्स बदल जाते होंगे। कौन जाने, क्या ये प्रभाव हमारे जाने पहचाने ट्रेंड्स को पूरी तरह बदल देते हैं? क्या वहां कोई नए अप्रत्याशित पैटर्न उभरते हैं? ये वो जगह है जहां नक्शा अभी भी बनाया जा रहा है। और विज्ञान की खूबसूरती भी यही है कि कहानी कभी खत्म नहीं होती।